हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास 10th का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है सैयद एहतेशाम हुसैन। तो सबक से पहले हम सैयद एहतेशाम हुसैन के बारे में जानेंगे। इनकी जो पैदाइश है वो 1912 में आज़मगढ़ में हुई थी, जो यूपी में है, और इनकी वफ़ात 1972 में हुई थी। प्रोफेसर सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, ज़िला आज़मगढ़, यूपी में हुई। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम यानी कि शुरुआती तालीम, और आला तालीम के लिए इलाहाबाद गए। आला तालीम यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए। यहीं उनका इंतकाल हुआ, यानी कि पैदा हुए वो आज़मगढ़ में और उनका इंतकाल कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। एहतेशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। सफ़े अव्वल यानी कि पहले पेज पर। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कौन सी तहरीक से जुड़े? तरक्की पसंद तहरीक से। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। इनकी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि तनकीदी जायज़ा, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, अफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। ये इनकी कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, इनको भी बेटा अच्छे से याद करिएगा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है, यानी कि वो अमेरिका और यूरोप गए तो उसका एक सफ़रनामा भी लिखा। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी, इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या लिखी है? उर्दू की कहानी। और इस किताब में, जो आपकी जान पहचान किताब है, इसमें उर्दू ज़बान की तारीख़ के बारे में इन्होंने बयान किया, और ये सबक भी उनकी उर्दू की कहानी से ही लिया गया है। तो चलिए ज़बानों के घर हिंदुस्तान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं। कहीं फैले रेगिस्तान हैं, जिनमें आबादी कम है। यानी कि हिंदुस्तान क्या, बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है, यानी कि बहुत बड़ा देश है हमारा। और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी नदियां हैं जो बहती हैं, रेगिस्तान भी हैं, और कहीं पर आबादी ज़्यादा है, कहीं कम है। कहीं ज़मीन सोना उगलती है। सोना उगलने का मतलब है यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो खेती है वो बहुत अच्छी होती है, और कहीं बंजर है, यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ भी नहीं होती है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखें तो काले भी हैं, गोरे भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी हैं, और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी हैं। यानी कि हर तरह के, यानी मुख्तलिफ़ तरह के आपको लोग यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ना जाने कितने तरह के लोग मिलते हैं और कितने तरह की ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े ही दिनों पहले यहाँ आबाद हुए। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें हो गई होंगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग बहुत 5,000 साल पहले बसे, कुछ थोड़े ही दिनों पहले आके बसे, और यहाँ की कौमें भी अलग अलग हैं, उनकी ज़बानें भी अलग हैं। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये इस मुल्क के बड़े होने की निशानी होती है कि इतना बड़ा मुल्क है, तभी तो यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के मुख्तलिफ लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहने की गुंजाइश रखते हैं। ये बताना कठिन है कि 5,000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, क्योंकि ये वक्त तो बहुत पुराना है जिसकी बात करी जाए। मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। लेकिन बताना तो मुश्किल है कि कौन लोग थे, लेकिन उस ज़माने से काफ़ी लोग यहाँ आने लगे दूर दूर से। ये तो इतना पता ही है, काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ आके बसे हैं हिंदुस्तान में। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशी की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। पुराना वक्त देखा जाए तो लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे
और खाने پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے، تھوڑے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن جاتی تھیں، گروپ بن جاتے تھے اور اس میں رہتے تھے، وہیں شکار کرتے تھے، مویشی پالتے تھے یا درختوں کے پھل کھاتے، پتے جڑ کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ان میں کے کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے، اب یہی لوگ کیا تھے، ہندوستان بھی آئے۔ ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور، وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ آج بھی ہندوستان میں آپ کو ملتے ہیں۔ جو زبانیں بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہیں، یعنی کہ ان کی زبانیں الگ ہیں۔ ان میں سے کول مانڈا قبیلے بہت مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ کون سا قبیلے مشہور ہیں؟ کول اور منڈا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی نہیں بولتی، یہی بات تمام انسانوں میں ملتی ہے، یعنی کہ سب انسانوں میں ایک بات کیا ہے کہ ہر ایک قوم، چاہے کسی بھی قوم ہو، کوئی سی بھی قوم ہو، وہ ایک زبان بولتی ہے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، تو یہی اس کو ایک بناتی ہے انسانوں کو۔ ان کے 1,500 برس کے بعد دراوڑ لوگ پچھم کی طرف سے آئے۔ کون لوگ آئے؟ دراوڑ لوگ۔ وہ لوگ جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، یہاں انہوں نے خوب ترقی کی۔ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش، کیرل میں یہی لوگ آباد ہیں۔ تم نے تمل، تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے، یہ انہی کی زبان ہے، یعنی کہ دراوڑ لوگوں کی کون سی زبان ہے؟ تمل اور تیلگو، اور یہ سب سے پرانی زبانوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ تو تھا ہندوستان کا حال۔ ابھی آپ نے کیا سن لیا؟ ہندوستان کا پورا حال سن لیا۔ اب بات کرتے ہیں باہر کی۔ باہر ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور پر تاریخ میں آریہ کہا جاتا ہے۔ کون سی قوم؟ آریہ قوم ہے، ترقی کر رہی تھی، یعنی کہ ہندوستان میں تو دراوڑ لوگ ترقی کر رہے تھے اور باہر کون سی قوم کر رہی تھی؟ آریہ۔ یہ لوگ بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے۔ کوئی 3,500 برس ہوئے کہ یہ لوگ ہندوستان میں آئے۔ کب آئے؟ 3,500 برس پہلے، اور انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کر لیا، یعنی کہ کہاں بس گئے یہ؟ اتری بھارت میں۔ ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن، گیت لکھے، جو کافی ترقی یافتہ لوگ تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں، یعنی کون لوگ تھے؟ آریہ تھے، اور یہ جو زبان بولتے تھے اسے کون سی زبان بولتے ہیں بیٹا؟ آریائی زبان۔ سنسکرت اسی کی ایک شاخ ہے۔ سنسکرت کیا ہے؟ اسی زبان کی ایک شاخ ہے۔ یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آریائی زبان سے کون سی زبانیں تعلق رکھتی ہیں؟ یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی، یورپ کی اور بھی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبان کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ملتی جلتی ہیں۔ زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، اگر آپ جانو تو۔ مزیدار ہے مگر یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت انہی ہندوستانی آریاؤں کی زبان ہے جو کہاں سے آئے تھے؟ پشچم سے آئے تھے۔ تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے، یہاں پرانے بسنے والے یا تو اپنی پرانی بولیاں بولتے تھے یا ملی جلی، یہ تو بھئی آئے تھے باہر سے، اب ان کی زبان نہیں بول پاتے تھے تو وہ ملی جلی زبان بولتے۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت اونچی ذات کے ہندوؤں کی زبان ہو کر رہ گئی، صرف عام لوگ اس سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اور کوئی بھی زبان کو اگر آپ کو کم کرنا ہے تو اس سے عام لوگوں سے چھین لو، وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے تھے، یعنی ملی جلی زبان بولتے تھے، اس کو کیا کہتے تھے؟ پراکرت۔ پراکرت ایک ایسی زبان تھی، بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرت تھی، ہر علاقے میں الگ الگ پراکرت بولتی جاتی تھی، ملی جلی زبانیں وہ بولتے تھے۔ ہندوستان لمبا چوڑا ملک تو ہے ہی، کسی حصے میں کوئی پراکرت بولی جاتی تھی تو کسی میں کوئی۔ اب بدھ مت کا مقابلہ کرنے والے کے لیے سادھو سنت پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں میں ہی گیت اور بھجن لکھے اور
धर्म कर्म की बातें की। अब जो बुद्ध मत के लोग थे उन्होंने जो उनके जो साधु संत थे उन्होंने लोगों के बीच में आने के लिए जो भजन और गीत लिखे वो किस में लिखे? प्राकृत में ही लिखे। उस वक्त दूसरी प्रकृति या ज़बानों का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी प्रकृति। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसी से हमें काम है, जो उत्तरी भारत का है। उसी प्राकृत को क्या कहा जाता है बेटा? शोर सैनी। क्या कहते हैं? शोर सैनी कहा जाता है, जो उत्तरी भारत में प्राकृत बोली जाती। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको आज हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। तो शोर सैनी किससे निकली है? तो किससे निकली है? शोर सैनी से। हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कौन सी प्राकृत से? शोर सैनी से। और ये कहाँ बोली जाती थी? उत्तरी भारत में। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई नई आर्याई ज़बानें, यानी कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के अलावा ये सारी भाषाएं भी क्या हैं? आर्याई ज़बानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों को भी क्या मिली? तरक्की मिली। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें एक उर्दू ज़बान भी थी। यानी कि 1000 ईस्वी के बाद जितनी भी ज़बानें बोली उनमें से एक क्या थी? उर्दू भी थी। ये ज़बान और ये कब आई? जब ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई है, यानी कि कोई बाहर से नहीं लेके आया, ये यहीं पैदा हुई है, यहीं ज़बान बनी है और यहीं इसको क्या मिली है? तरक्की मिली है। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब क्या है? हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाए तो ये वहाँ की ज़बान नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ पैदा हुई है? हिंदुस्तान में, और ये हिंदुस्तान की ही ज़बान रहेगी। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? एहतेशाम हुसैन। मायने देखते हैं। अल्फाज मायने: देश, मुल्क या देश, कबीला, ग्रोह। प्राकृत, अवामी बोली, आम बोलचाल की ज़बान को कहते हैं प्राकृत। और इसी प्राकृत शोर सैनी से क्या निकली है? हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, बंगाली, ये सारी प्राकृत निकली हैं। तो ये बात भी जानने की है कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदुस्तान में हुआ। और इसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? हिंद आर्य ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और उर्दू कौन सी तहज़ीब के अंदर आती है? उर्दू गंगा जमुना तहज़ीब की अलामत है। अलामत कहते हैं निशानी है, जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ बोलियाँ और ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। जिसको बनाने में क्या है? हिंदुस्तान की और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज भी मिले हैं। अब इसके सवाल और जवाब देखेंगे हम। अब इसके हिंदुस्तान की क्या खसूसियात हैं, या हिंदुस्तान की खसूसियात क्या हैं? अब इसका पहला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान की खसूसियात क्या हैं? जवाब: हिंदुस्तान एक बहुत वसी और अरीज़ मुल्क है जहाँ मतवा जग़राफ़िया हालात, जैसे ऊँचे पहाड़, गहरी नदियाँ, वसी रेगिस्तान, ज़ख़ीरा और बंजर ज़मीन पाई जाती हैं। यहाँ के बाशिंदों में भी रंग, नस्ल, कद और क़ामत और तर्ज़ ज़िंदगी के एतबार से बड़ी रंगारंगी पाई जाती है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ अलग-अलग कौमें और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हैं। सवाल नंबर 2। हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के क्या नाम हैं? तो सबक के मुताबिक हिंदुस्तान की कदीम कबायली नस्लों के नाम कोल और मंडा कबाइल मशहूर हैं। सवाल नंबर 3। द्रविड़ कौन सी ज़बानें बोलते थे? जवाब: द्रविड़ लोग तमिल और तेलुगु जैसी ज़बानें बोलते थे। सवाल नंबर 4। संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो जवाब होगा इसका: संस्कृत आर्याई ज़बानों के ख़ानदान की एक शाख है। सवाल नंबर 5। उत्तरी भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो उत्तरी यानी कि शुमाली भारत में शोर सैनी नामी प्राकृत बोली जाती थी। सवाल नंबर 6। हिंद आर्यी ज़बान
में कौन कौन सी हैं? जवाब, हिंद आरई ज़बानों में उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया शामिल है। अगला सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? जवाब, उर्दू ज़बान बाहर से नहीं आई बल्कि ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और यहाँ के लोग ने इसे तरक्की दी। ये ज़बान शोर सैनी प्राकृत से निकली है। इस तरह हम इसका जवाब लिखेंगे। अल्फाज मायने हमने कर लिए थे। तो इस तरह बेटा हमने ये ज़बानों का घर हिंदुस्तान सबक मुकम्मल कर लिया है और इसमें हमने ज़बानों के बारे में जाना है, किस तरह से उर्दू ज़बान वजूद में आई है। और आपको इस सबक से मुताल्लिक़ कोई भी सवालात पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।